अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो अब हम जो है ना वो पीडीसी मतलब पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के जो वो कुछ पास पेपर करेंगे। 2025 वाले पहले करेंगे, उसके बाद 2024 वाला और फिर 2023 वाला। 2025 के हमारे पास टोटल 3 पेपर हैं। ये 2 ब्रिजिंग वाले हैं, ठीक है, और एक जो है ना वो आई थिंक सो पता नहीं मेन कैंपस में आई थिंक सो अब हुआ है वो वाला है, मतलब एक 2026 वाला है और जो है ना वो 2025 वाले हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो हमें तीनों करने पड़ने हैं। सबसे पहले ये 2025 वाला पास पेपर है, रिसेंटली ये हुआ है, ठीक है। और इसका जो पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द कोर फीचर्स एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ ऑफ मैसेज पासिंग इंटरफेस दैट इज़ MPI विद इन पैरेलल कंप्यूटिंग। और इसके अलावा जो है ना आपने बताना है कि ये किस तरह से सपोर्ट करता है और किस तरह से पैरेलल एप्लीकेशन को इन्हांस करता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि MPI या मैसेज पासिंग इंटरफेस होता क्या है। मैसेज पासिंग हमारे पास सिंपली क्या है, कम्युनिकेशन होती है। किसकी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है, ज़ाहिर सी बात है रिसीवर और सेंडर का मैसेज को एक दूसरे को पास करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात करें हम, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की। तो हम करेंगे कि ये यूज़ होता है, ये मैकेनिज्म कहाँ पे यूज़ होता है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होता है। कब, व्हेन प्रोसेस एक्सचेंज डाटा, जब अब प्रोसेस जो हैं वो आपस में डाटा को एक्सचेंज करते हैं एंड कोऑर्डिनेट, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, ठीक है। एक दूसरे की बातचीत के दौरान जो है ना वो जो मैसेज सेंड करते हैं उसमें जो है ना वो कहता है कि टिपिकली ये किस तरह से करते हैं, टिपिकली थ्रू अ नेटवर्क इंटरफेस, किसी न किसी नेटवर्क के ज़रिए या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म के ज़रिए वो आपस में क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। मतलब ये आपका सेंडर है, ये रिसीवर है, किसी न किसी इंटरफेस या नेटवर्क या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू आपस में ये डाटा शेयर, एक्सचेंज या कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। इनको हम कहते हैं मैसेज पासिंग इंटरफेस। इसकी जो है ना वो 2 की एट्रीब्यूट्स हैं, एक है पार्टीशन डाटा और एक है एक्सप्लिसिट डाटा। इसमें एक्सप्लिसिट डाटा में एक्सप्लिसिट पैरेललाइजेशन में ना ये होता है कि इसमें जो है ना प्रोग्रामर जो है वो प्रोसेसेस को जो है ना वो टास्क डिवाइड करके दे देता है। पार्टीशन एड्रेस में क्या होता है कि इसमें जो है ना हमारा डाटा जो है ना वो डिवाइडेड हो जाता है और फिर उसको जो है ना वो मल्टीपल नोड्स पे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स पे जो है ना वो स्टोर कर दिया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें, तो उसका यही मतलब होता है कि कोई एक सादा कंप्यूटर नहीं है, एक कंप्यूटर है, उसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है ना वो क्या है, आपस में अटैच हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना हमारे पास इसमें जो है ना वो कह लो कि 2 मैकेनिज़म्स हम इसको अचीव कर सकते हैं। एक है एसिंक्रोनस पैराडिगम और एक है सिंक्रोनस पैराडिगम, ठीक है। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि इसमें तमाम जो टास्क है वो सिंक्रोनसली डन होते हैं, मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। कौन सी कोऑर्डिनेशन, रिसीवर और सेंडर के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ठीक है। पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन एनी पैरेलल एल्गोरिथम में जो है ना इसको पॉसिबल इम्प्लीमेंट करना। सच प्रोग्राम आर हार्डर टू अंडरस्टैंड। ज़ाहिर सी बात है जब बातचीत नहीं हो रही तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है ड्यू टू रेस कंडीशन। रेस कंडीशन जो है वो आई थिंक तो इसी पेपर में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो उसको हम जो है डिटेल से देखेंगे। सिंक्रोनसली पैराडिगम की बात करें तो ये क्या होते हैं, गुड कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, मतलब आपस में बातचीत करते हैं। इसमें जो है ना वो प्रोग्राम जो भी हमारे टास्क हैं या प्रोसेस हैं वो सिंक्रोनाइजली डन होते हैं। इसके अलावा ये इंटरेक्शन करता है, किसके इंटरेक्शन टास्क एग्जीक्यूट है सिंक्रोनसली, ठीक है। तो इनका जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, सिंक्रोनसली जो है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद मैसेज पासिंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास, एक आता है जी DMA और एक आता है हमारे पास एसिंक्रोनस मैसेज। DMA होता है डायरेक्ट मैसेज एक्सेस, कॉपिंग डाटा फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू एन अदर मेमोरी लोकेशन, ठीक है। बस इससे यही काम है। और एसिंक्रोनस मैसेज क्या करता है, ट्रांसफ़र यूजिंग नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर अलाउ बफर मेमोरी। बफर मेमोरी कहते हैं एक मतलब टेम्परेरी मेमोरी, जो टेम्परेरी मेमोरी को कहते हैं, तो इसको हम बफर मेमोरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जिसकी ऑपरेशन जो है 2 ऑपरेशन, एक है ब्लॉकिंग नॉन बफर सेंडर रिसीव और एक है ब्लॉकिंग बफर और सेंडर रिसीव। इसका सिंपली काम जो है वो मैं आपको समझा दूँ। इसमें ना 3 केसेस होते हैं, एक जब रिसीवर आइडल होगा, एक सेंडर आइडल होगा, एक बोथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। रिसीवर आइडल का मतलब है कि रिसीवर फारिग बैठा हुआ है, सेंडर का मतलब सेंडर फारिग बैठा हुआ है, बोथ प्रेजेंट का मतलब है दोनों प्रेजेंट है। मतलब आप इसी एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हो कि एक जो है ना वो एक कस्टमर ने जो है ना वो शॉपकीपर को सामान देना है, ठीक है। तो शॉपकीपर के पास जब शॉपकीपर दुकान पे गया तो दुकानदार था ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या है, ये तो दे के चला गया,
ये क्या है, ये आइडल बैठा हुआ है। जब शॉपकीपर लेने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन जब ये जो है शॉपकीपर बैठा हुआ है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा, तो फिर क्या हुआ, शॉपकीपर क्या आइडल है। और एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जब दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एसिंक्रोनस इन विच कम्युनिकेशन आर नॉट डन। ठीक है, वो कहता है कि लास्ट केस इस तरह का भी आता है कि इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होती, जो हम एसिंक्रोनस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बस ये 3 केसेस हैं इसके अंदर। ब्लॉकिंग सेंडर रिसीवर में क्या होता है, इसमें हम बफर को यूज़ किया जाता है। बफर में मतलब ये होता है कि इसमें जो है ना बस एक ही केस है, ये शॉपकीपर है, ठीक है, और ये कस्टमर है। अब देखो यहाँ तो ये भी आइडल हो सकता है, या ये गैर हाज़िर हो सकता है, या दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, यही केस है ना। यहाँ ये भी हो सकता है कि दोनों ही ना आए, वो चौथा केस ये वाला था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, एक बफर रख दिया जाता है, मतलब एक टेम्परेरी कह लें बॉक्स रख दिया जाता है, टेम्परेरी मेमोरी रख दी जाती है। अगर कस्टमर आ गया तो वो इसमें डाल देगा, ठीक है, और अगर शॉपकीपर आ गया तो वो इसमें डाल देगा, तो इस तरह टाइम दोनों का बच जाएगा। ठीक है, ये काम होता है इसमें। तो ये सिंपली ये था पहला क्वेश्चन। अब इसमें हम जो है ना थोड़ी सी और डिटेल देख लें, अगर हमारी रह गई। इसके कोर फीचर्स पूछे हुए थे उन्होंने। कोर फीचर की बात करें तो जाहिर सी बात है, पोर्टेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो इसका क्या है, फीचर है। और इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है इसमें। ठीक है, MPI मैसेज सेंड होता है और रिसीव हो जाता है फ़ौरन ही। कलेक्टिवली कम्युनिकेशन जो है वो इसमें इसका जो है वो फीचर है। यानी आप ब्रॉडकास्ट अगर आपने मैसेज सेंड करना है आप कर सकते हो। स्कैटर की तरीके से, गैदर, रिड्यूस, बैरियर तरीके से भी आप इकट्ठा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन जो हमने यही वाले 2 पढ़े हैं ना, ये वही वाला ही है। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रोसेस टोपोलॉजीज़। ये क्या है जी, MPI सपोर्ट्स वर्चुअल टोपोलॉजीज़, जैसे कार्टियन ग्राफ हो गया, और इसको भी जो ये करता है सपोर्ट करता है। ठीक है, बस काफ़ी है इतना ही। उसके बाद ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये एक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। स्टार्टिंग, ग्रुपिंग, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस, ये सारा काम ये करता है। फिर डाटा की मूवमेंट को जो है ना वो कंट्रोल करता है, कि मतलब एफिशिएंट तरीके से हमारा डाटा जो है वो डिवाइड हो। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन मतलब बैरियर रिडक्शन, एक्नॉलेजमेंट्स भी देखता है। बैरियर्स मतलब कौन कौन सी रुकावटें आ रही हैं, कौन कौन सी कमियां आ रही हैं, और ये रिसीवर को रिसीव हो भी रहा है या नहीं, तो ये भी चीज़ें चेक करता है। स्केलेबिलिटी मतलब 1000 नोड्स को सपोर्ट कर रही होती हैं। फॉल्ट हैंडलिंग, एरर डिटेक्शन और रिपोर्टिंग को कहते हैं। ठीक है, वो कहता है। और MPIs को हम पैरेलल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, पैरेलल प्रोग्रामिंग को यूज़ करके, हाई परफॉर्मेंस को बढ़ा के, स्केलेबिलिटी जो है ना उसकी अच्छी कर दें। ठीक है, इसके अलावा सपोर्ट हाइब्रिड प्रोग्रामिंग, आप हाइब्रिड प्रोग्रामिंग को जो वो सपोर्ट करो। ओपन MP और क्यूडा वाले ऑपरेशंस जो वो इसमें जो है ना वो कहते हैं आप इसको अंदर लाओ। रिलायबल एंड रोबस्टिक जो है वो इसको बनाओ। एप्लीकेशंस की बात करें, साइंटिफिक सिमुलेशंस में इस्तेमाल होता है, वेदर मॉडलिंग में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ जो है ना वो आपने अपने जहन में बस बिठा लेना है। सब समझाया तो है, मतलब थोड़ा ही है, लेकिन मतलब डिटेल ज़्यादा, लेकिन जितना भी हो सके आपने इसको जो है ना वो अपने जहन में बिठा देना है। अब है जी, डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ SIMD। इंस्ट्रक्शन बताना है, मल्टीपल डाटा यूज्ड इन पैरेलल कंप्यूटिंग। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है। SISMD में सिंपली ये होता है कि इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो सिंगल होती है और मल्टीपल डाटा होता है। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, इसका स्टैंड फॉर भी यही है। ठीक है, इसके डायग्राम आप बना सकते हैं। यहाँ पे डाटा पूल है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पूल है। मतलब यहाँ पे डाटा जो है वो हमारा ज़्यादा जा रहा है, मल्टीपल टाइम्स जा रहा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन एक ही आके वो उनके साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास कंप्यूटिंग मॉडल है जहाँ पर सिंगल प्रोसेसर एग्जीक्यूट सिंगल इंस्ट्रक्शंस ऑन मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स सिमुल्टेनियसली। ठीक है, तो ये इसका काम है। बस इसी डायग्राम से उसने डेफिनेशन बना दी। एडवांटेज की बात करें तो थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम इंक्रीज द नंबर ऑफ द कोर प्रोसेसर। वो कहता है कि अगर आप सिस्टम को जो है ना थ्रूपुट को सिस्टम को बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको उसके कोर प्रोसेसर जो बढ़ाना पड़ेगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है बिटवीन नंबर ऑफ कोर्स एंड प्रोसेसर के दरमियान। इसकी स्पीड जो है ना वो हाई होती है। देन SIST मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा से इसकी स्पीड हाई होती है, और कॉस्ट जो है ना वो जाहिर सी बात है इसकी हाई होती है उससे। ठीक है, बस ये इतना सही था। बाकी इधर से देखते हैं। इंट्रोडक्शन समझ आ गई ना, बस सिंपली यही है। आर्किटेक्चर की बात करें, सबसे पहले मेरे पास आता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आ सिंगल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यूनिट फैचेज एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन ब्रॉडकास्ट देम टू ऑल द प्रोसेस एलिमेंट्स। वो इसी की बात कर रहा है। ये जो PU है ना, आप इसकी जगह पे CU भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कंट्रोल यूनिट है आपका।
मतलब सिंपली क्या काम कर रहा है कि आपके डाटा को लेके आपको इंस्ट्रक्शंस जो है ना उसके प्रोवाइड कर रहा है। पीई की बात करें तो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो है ना वो क्या है, पीई कंटेन्स एएलयू रजिस्टर्स। एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, और रजिस्टर्स के पास होते हैं जो करंटली डाटा पर वैल्यूज़ या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये शेयर्ड मेमोरी इस्तेमाल करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इसके अलावा इंटर कनेक्शन नेटवर्क होता है, आपस में तमाम जो है वो नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मास्किंग मैकेनिज़्म जो है ना वो ये प्रोवाइड करता है, इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स भी छोड़ सकते हैं क्योंकि वो अलहदा से जो है ना वो ये नहीं पूछेगा आपसे। उसके बाद SIMD प्रोग्रामिंग मॉडल्स की बात करें तो डाटा पैरेलल प्रोग्रामिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा SIMT सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि GPUs कंपाइलर बेस्ड ऑटो वेक्टराइजेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो हम देख चुके हैं, लिमिटेशन जो होती है वो भी आपके डिसएडवांटेज होते हैं। एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इमेज प्रोसेसिंग में, मशीन लर्निंग में, वेदर मॉडलिंग में, मल्टीमीडिया कंप्रेशन में, साइंटिफिक सिमुलेशन में, ठीक है। बस ये 3-4 नाम याद रख लेने, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है आपने, बस ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स के नाम, क्योंकि ये थ्योरी वाला प्रैक्टिक पेपर है तो ज़्यादा से कोशिश यही करनी है कि बस थोड़ा डाटा जो है ना मतलब पॉइंट्स ज़्यादा आपको याद हों। उसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट विद इन अ पैरेलल इन्वायरमेंट। मतलब ये बताना है कि आपने प्रोसेस किस तरह से क्रिएट होता है, उसका प्रोसीजर बताना है। इन अ पैरेलल प्रोग्रामिंग मल्टीपल, जैसे कि हमें पता है कि मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं ऑन थ्रेड्स एग्जीक्यूट्स करंटली अ सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली, ठीक है। प्रोसेस क्रिएशन मैनेजमेंट क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है कि किस तरह से प्रोसेस ने स्टार्ट होना है, स्केड्यूल होना है, किस तरह से उसने सिंक्रोनाइज होना है और किस तरह से उसने टर्मिनेट होना है पैरेलल प्रोग्रामिंग या पैरेलल मॉड्यूल में, ठीक है। बस ये इतनी सी उसकी बात है। उसके बाद है प्रोसेस क्रिएशन। सबसे पहले करता है स्टैटिक प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेसेस आर क्रिएटेड द प्रोग्राम स्टार्ट एंड रिमेन फिक्स थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन। वो कहता है स्टैटिक प्रोसेस क्रिएशन उसको ही बोलते हैं कि जो एंड से मतलब एग्जीक्यूट स्टार्ट से लेके एग्जीक्यूट होने तक चेंज ना हो, ठीक है, फिक्स्ड रहे। और कॉमन जो है ना वो कहता है कि कॉमन इन SIMD मॉडल में और SPMD मॉडल में जो है ना ये चीज़ कॉमन है। उसके बाद है डायनामिक प्रोसेस क्रिएशन। फिर इस तरह के प्रोसेस क्रिएट होते हैं जो डायनामिक होते हैं, मतलब जो पहले स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फिर होते हैं डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड अलाइंग अडॉप्टिव पैरेललिज्म, और अडॉप्टिव पैरेललिज्म जो है ना वो अलाउ करते हैं। सपोर्टेड इनको करते हैं MPI2 एंड OpenMP, इनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आ गया फॉर्क ज्वाइन मॉडल। ये क्या है, एक पेरेंट प्रोसेस है जो कि मल्टीपल चाइल्ड्स क्रिएट करता है या थ्रेड्स क्रिएट करता है, मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट करता है, किसमें, जो कि एग्जीक्यूट होते हैं पैरेलल में और फिर जो है ना रीजॉइन कर देते हैं पेरेंट बनाने के लिए। उसके बाद आता है प्रोसेस पेनिंग, मतलब स्पानिंग, जो भी लफ्ज़ है ये, ठीक है। MPI ये क्या है जी, फंक्शन सच एज MPI कॉमन स्पान अलाउ डायनेमिक क्रिएशन फॉर द न्यू पैरेलल प्रोसेस। ये करता है डायनेमिक क्रिएशन अलाउ करता है न्यू प्रोसेसेस को, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो स्केजुलिंग करता है। स्केजुलिंग में हमारे पास आ जाता है जी स्टैटिक स्केजुलिंग, डायनेमिक स्केजुलिंग एंड वर्क स्टीलिंग, ठीक है। उसके बाद है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग कहते हैं कि मतलब आपके जैसे 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं ना, तो चारों के दरमियान जो है ना वो काम इक्वली डिवाइड करना, मतलब लोड बैलेंस कर देना उसको बोलते हैं। उसके बाद आ गया प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये क्या करता है जी, मैनेज थ्रू शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग यूजिंग MPI और OpenMPI। सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो म्यूटेक्स, लॉक, सीमाफोर, बैरियर्स और एटॉमिक ऑपरेशंस वगैरह, इन चीज़ों से जो प्रिवेंट करने के लिए जो है वो रेस कंडीशन जो है वो हम रेस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए जो हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और ये पेपर में आई भी हुई हैं। उसके बाद आ गया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम सेव एंड रिस्टोर्स प्रोसेस स्टेट्स व्हेन स्विचिंग बिटवीन पैरेलल टास्क। जब एक मतलब एक कंप्यूटर जैसे काम कर रहा है ना, एक प्रोसेसर काम कर रहा है, तो जब दूसरे में काम स्विच होना है ना, मतलब दूसरे में काम अपडेट होना है, तो फिर उसमें जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आती है। उसके बाद आ गया प्रोसेस टर्मिनेशन, किस तरह से जो प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होना है और रिजल्ट जो है वो अप्लाई होने हैं। उसके बाद आ गया रन टाइम सपोर्ट, थ्रेड पूल्स आ गया, टास्क क्यूज आ गया, मेमोरी एलोकेशन, फॉल्ट डिटेक्शन एटसेट्रा। इसकी जो है ना वो फीचर या बेनिफिट्स की बात करें तो ये आइडल टाइम को मिनिमाइज़ करता है, फास्टर एग्जीक्यूशन होती है, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सपोर्ट, फॉल्ट रिकवरी एटसेट्रा। 2-3 याद कर लेने। चैलेंजेस की बात करें तो ओवरहेड ज़्यादा आ जाता है इसमें, सिंक्रोनाइजेशन डिले ज़्यादा आते हैं, लोड इम्बैलेंस हो जाता है और डिबगिंग कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या होती है, ज़्यादा आ जाती है। तो ये था हमारे पास। उसके बाद आ जाता है DSM, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये 2 पेपरों में आई थिंक सो मैंने देखा है, तो इसको हम इधर से करते हैं।
इसकी PDF भी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, और ये जो मतलब ये पेपर वाली PDF है ना, ये भी आप लोगों को सुबह मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी में बेटा सिंपली पता क्या काम है कि हमने अपनी मेमोरी को फिजिकली जो है ना वो डिवाइड कर देना है, ठीक है। इट अलाउज मल्टीपल प्रोसेसर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू शेयर अ कॉमन मेमोरी सेम रहेगी, कॉमन रहेगी, लेकिन आपने कंप्यूटर जो है या प्रोसेसर जो है वो क्या करना है, मल्टीपल कर देना और उनको अलग कर देना है। जैसे अब शेयर्ड मेमोरी था ना, सिंपल शेयर्ड मेमोरी क्या था, मेमोरी शेयर होती थी, और ये जो है ना आपके कंप्यूटर लगे हुए हैं, सिंपल शेयर्ड मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में क्या होता था, कंप्यूटर साथ उसकी मेमोरी, कंप्यूटर साथ उसकी मेमोरी और साथ आपस में इंटरकनेक्ट किया होता था, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी था। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है, इसमें भी यही काम होता है, मतलब सात मेमोरी सात कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट है, शेयर्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका ये काम है। दो टाइप्स हैं इसकी, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम और बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह इंप्लीमेंट होता है थ्रू द वर्चुअल आर्किटेक्चर से, ठीक है, दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टोरेज फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, मैं एक अलहदा से जो है ना वो मेमोरी प्रोवाइड करती है, जो हम सेकेंडरी स्टोरेज के साथ जो है ना वो लगी होती है। वर्चुअल मेमोरी जो है वो पेजिंग के कॉन्सेप्ट में आती है। जब बहुत ज़्यादा प्रोसेसर आते हैं तो उनको हमें वर्चुअल मेमोरी में रखवाना पड़ता है, क्योंकि रैम में स्पेस कम होती है, तो उसमें सिर्फ वो, तो फिर हम जो है ना उसमें वर्चुअल मेमोरी में क्या करते हैं, पेज नंबर को स्टोर करते हैं। ओके हो गया। उसके बाद ये डायग्राम बनाई हुई, ये डायग्राम अपनी लास्ट में बनानी है, अगर ये सवाल में आ जाता है, ठीक है। आसान सा सवाल है, कोई इतनी वो मुश्किल नहीं है। शेयर्ड मेमोरी बनाइए, ठीक है, फिर आपने 3 मेमोरी मैनेजर बना देना, आपस में इनको जो है ना वैसे तिरछे लाइनें मार के जो है ना इनको कनेक्ट कर देना, मतलब पता चल जाएगा शेयर्ड मेमोरी के साथ कनेक्ट है। उसके बाद जी ये क्या आ रहा है, इनोवेशंस कॉल आ रही है और ये इसको रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रोसेस ऊपर से डिफरेंट प्रोसेस आ रहे हैं, कॉल आ रही है रिस्पॉन्स जा रहा है, कॉल आ रही है रिस्पॉन्स जा रहा है, ये मल्टीपल टाइम्स जो है ना ये काम जो है ना ये चलता रहता है। 2 मेथड होते हैं इसमें कि हम जो है ना वो DSM को अचीव कर सकें, एक होता है हार्डवेयर वाला और एक होता है सॉफ्टवेयर। इसमें रहती है कैशे कोहेरेंस एंड नेटवर्क इंटरफेसेस, ठीक है। कैशे कोहेरेंस भी इंपॉर्टेंट लॉग है, ये हम आगे नेक्स्ट पास पेपर में करेंगे, मैंने देखा है कहीं। उसके बाद इसमें होता है, इसमें 3 वेज आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। पेज बेस्ड अप्रोच, इसमें हम वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं। शेयर्ड वेरिएबल अप्रोच, इसमें जो है ना हम सम रूटीन्स टू एक्सेस, हम शेयर रूटीन्स हम इस्तेमाल करते हैं शेयर वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए। फिर इसमें होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच, इसमें जो है ना वो क्या आता है, यूज शेयर्ड डाटा यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैकेनिज्म, जो ओप में पढ़ा था ना उसमें वो वाला मैकेनिज्म आ जाता है। 3 तरह के। एडवांटेज की बात करें, स्केलेबिलिटी को हाई करता है, हमें वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करता है, मैसेज पासिंग इसमें जो वो हिडन रहते हैं, और लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटाबेस के लिए जो है ना ये परफेक्ट है। डिसएडवांटेज की बात करें, स्लोअर टू एक्सेस होता है, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन ओवरहेड आ जाता है, स्केलेबिलिटी और लिमिटेशंस और सिक्योरिटी रिस्क जो है ना वो इसमें ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था DSM। अब इसमें हमने लिमिटेशंस भी देख ली हैं और थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अगर हमने इधर से स्किप कर दिया हो तो। लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम, मतलब पहले क्या सिस्टम थे, पहले था जी शेयर्ड मेमोरी इस्तेमाल हो रहा था ना, तो उसमें स्केलेबिलिटी पुअर थी। जो हमने इसके एडवांटेज पढ़े हैं ना वो आपने उधर जाके डिसएडवांटेज बता देने हैं, ठीक है। कि कोहेरेंट था, हाई कॉस्ट थी, और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग थी, एक्सप्लिसिट मैसेज पासिंग थे, डिफ़िकल्ट डिबगिंग थी। और DSM ने क्या किया, इन सब को क्या कर दिया, ओवरकम कर दी। ये बात आपने बता देनी है, ठीक है। बाकी सारा कुछ वही है, ठीक हो गया। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज बस काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पास पेपर कंप्लीट हो गया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।